हाँ ठीक है यश, थैंक यू। स्टार्ट कर दिए बच्चे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, अपने पास एक फंक्शन था, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो सपोज मैंने लिखा dy बाई डी एक्स और अपने पास वैल्यू आ गई gx। ठीक है, मान लीजिए fx का जो डेरिवेटिव है वो gx है, वेयर f डैश x इज इक्वल टू gx। अब इस चैप्टर में क्या है कि आपको ये सिचुएशन गिवन है और आपसे fx पूछा जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू gx अपने पास हमसे पूछा जा रहा है, ये किस कर्व की किस कर्व का डेरिवेटिव है ये फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। ठीक है, हाँ fx और y बिल्कुल सेम होते हैं बेटा, बट y रिप्रेजेंट, जैसे एक सिंगल वेरिएबल आपको बताना है तो आउटपुट ऑफ fx इज y। भाई कौन सी एक्सिस पर आता है? y एक्सिस पर आता है। तो इसको बोलते हैं आप डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको एक सिंगल वेरिएबल से अगर आपको डिनोट करना हो तो वेरिएबल क्या होता है? y। तो y इज इक्वल टू fx। तो अब आपको क्या है? dy बाई डी एक्स पता है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए ये किस कर्व का डेरिवेटिव है, इसलिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन से हम क्या समझते हैं? जैसे अपने पास आ गया x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट इज एन इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो लेकिन ये इक्वेशन कैसे है? ये इक्वेशन है कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, और भी इक्वेशन जैसे लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 0, ये सभी क्या है? इक्वेशन है। इन सभी इक्वेशंस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हैं। ठीक है, लेकिन जब किसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हो गई? जैसे मान लो लिख दिया गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5xy इज इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों कंबाइंड प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर उनके साथ डेरिवेटिव आपको दिख रहा है किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिंपल इक्वेशंस है, अगर यहां पर कहीं पर भी डेरिवेटिव कोफिशिएंट आ जाता देन इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक इक्वेशन लिखता हूं, सपोज अपने पास हो गई d2y बाई डी एक्स टू होल क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एंगल आपका dy बाई डी एक्स कंटेन कर रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, चाहे एक प्रेजेंट हो या मैनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो विद डिफरेंट ऑर्डर। जैसे ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, एक बार डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार डेरिवेटिव किया सेकंड ऑर्डर, तो ये सारे क्या कहलाती हैं? क्या इक्वेशन बोली जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक शॉर्ट में समझ लेना है कि जहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो वो सारे के सारी कहलाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाता है बच्चों ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है?
the highest derivative present in differential equation is known as order of the differential equation. ठीक है, the highest derivative of dependent variable with respect to independent variable is known as order of डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो इतना ज्यादा डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है. आपने क्या करना है, आपने देखा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हाट इज द ऑर्डर. आप ये चेक करो कि जो ये डेरिवेटिव है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है. तो यहाँ तो एक ही है, डेरिवेटिव 1. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज 1. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं तो दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एक जगह तो ऑर्डर 2 है और एक जगह ऑर्डर 1 है. लेकिन ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 2 6 कि ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं. हायर ऑर्डर, और ऑर्डर में और इस पावर में कोई रिलेशनशिप नहीं होता. जितने मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन की जाए, तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, ऑर्डर 2. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज 2. क्लियर हो गया, जो सबसे हाईएस्ट होगा वही उसका ऑर्डर होगा. तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया d2y/dx2 होल इज टू पावर 5 प्लस 5x² y dy/dx इज इक्वल टू 0. आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज अपने पास है dy/dx प्लस साइन d2y/dx2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. क्योंकि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कहीं पर भी प्रेजेंट हो, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ, 2. देयरफॉर इट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ गए यहां तक, ऑर्डर क्लियर. डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन. 10 सेकंड देता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में बनता है तो पहले उसे क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे. ठीक है, सोच लो क्या पूछना चाहते हैं. नहीं बेटा, इधर क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मोर देन 2 भी आपको दे दिया जाएगा, बट जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की होगी. ऑर्डर डिग्री के लिए कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं. ठीक है, उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नहीं है, 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं. ठीक, और किसी के दिमाग में कोई डाउट तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब जो पार्ट हम पढ़ने चल रहे हैं वो थोड़ा सा तुम लोगों को परेशान कर सकता है, उसको ध्यान से समझना है. तो इसलिए मैं अभी ऑर्डर को लिखा रहने दूंगा और हम यहाँ डिग्री को डिस्कस करेंगे. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पर अगर हम जाएं तो डिग्री तुम लोगों को याद हो कि डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल में देखी जाती है. तो जो पहला मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आपको ये बताना होगा सबसे पहले, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
is in polynomial form। सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना होगा कि क्या वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगी तभी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। ऑर्डर के लिए कुछ नहीं देखना, ऑर्डर के लिए आपको ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको पूरी की पूरी इक्वेशन में, तो आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं। जब आपसे कहेगा डिग्री, तो डिग्री के लिए ये देखना होगा कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि भाई पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है, वो मैं अभी समझाता हूं कि पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 5x² dy बाई dx होल क्यूब प्लस 9 d2y बाई dx2, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एक ये गिवन है। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, y dy बाई dx प्लस साइन d2y बाई dx2 प्लस 9xy इज इक्वल टू 0, या 9x² लिख देता हूं। एक और इक्वेशन लिखते हैं 7x² d2y बाई dx2 इज टू पावर -3 प्लस 4y² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि पॉलिनोमियल प्रेजेंटेशन होती क्या है। पॉलिनोमियल प्रेजेंटेशन, जब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखते हो सबसे पहले ये पहचानो कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, किसी भी फॉर्म में अगर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख गए ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, देन इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन देन ऑर्डर इज 2। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2। अब बात ये हो रही है कि क्या इसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। तो आपको ये देखना है कि जैसे पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जो भी चीज अटैच होती है वो एज अ प्रोडक्ट यानी कोफिशिएंट होती है। तो आप चेक करो 5x² इंटू dy बाई dx होल क्यूब, 9 इंटू d2y बाई dx2 प्लस 3y। और जहां पर भी ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है इनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, पावर है 3, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, पावर है 1, ठीक है, और कहीं कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। तो इसकी डिग्री आप कैसे निकालेंगे? अब आपको देखना है, इसने पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई कर दिया। आपको देखना ऑर्डर कहां पर है। तो ऑर्डर है d2y बाई dx2। जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो उसकी पावर है, वही इसकी डिग्री है। डिग्री कितनी हो गई? 1। डिग्री के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल को कंसीडर करने की 2 कैटेगरीज हैं या 2 स्टेप्स हैं। पहला, जहां पर भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो वो मल्टीप्लाई में प्रेजेंट हो, उसकी पावर, और दूसरा कॉन्सेप्ट उसकी पावर होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए मल्टीप्लाई में है, पावर 1 है, पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर, दोनों क्राइटेरिया हो गए। अब यानी डिग्री एग्जिस्ट कर सकती है। तो व्हाट इज द डिग्री? जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो उसकी पावर है, वही डिग्री है। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये 2 बार होता, सपोज d2y बाई dx2 इज टू पावर 1 प्लस 5 d2y बाई dx2 होल इज टू पावर 9, तो अब हम किसे डिग्री लेंगे? अभी भी आपके पास वही कॉन्सेप्ट है कि हायर ऑर्डर 2 जगह हैं, लेकिन जहां हायर ऑर्डर है अब दोनों में जिसकी पावर बड़ी है वो डिग्री होगी। तो 9 वाले की पावर लार्जर है, तो डिग्री अपनी कितनी हो जाएगी? 9। अगर ऐसे हमें परेशान करने के लिए क्वेश्चन आता है तो। अब आ जाओ सेकंड में, भाई क्या यहाँ डिग्री होगी? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यस, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है, बट यहाँ आप ध्यान दो तो साइन x इंटू होता तो ये पॉलिनोमियल थी, लेकिन ये साइन के एंगल में आ गया है, तो ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये फंक्शन का एक पार्ट है। देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है तो डिग्री नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, तो डिग्री क्या हो गई, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। 7x² d2y/dx2 is to power -3, 4x² + 3। अब देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई में तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर है, इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है और डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है, अगर वो पॉलिनोमियल के पैटर्न को फॉलो कर लेता है तो वही उसकी डिग्री बन जाती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर तुम लोगों से प्रॉब्लम लूंगा। पेज नंबर बच्चों 382 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 हम डिस्कस करने चल रहे हैं, तभी आ जाओ 382। कह रहा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। डिग्री के लिए कह रहा है इफ डिफाइंड, नॉट फॉर ऑर्डर। ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट को देखो तो dy/dx माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो एक ही बार मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 1। ठीक है, और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो आपको ये देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म है। यस, dy/dx ना तो किसी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में आ रहा है, ना ये लॉग के कोफिशिएंट में आ रहा है, मतलब जहां भी ये मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, और इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वो कितनी है, 1। तो ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1। एग्जाम्पल नंबर 1 केशव, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट, xy d2y/dx2 प्लस x dy/dx होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0। ऑर्डर इसका कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर इज 2। और डिग्री की बात करें तो सबसे पहले चेक करो पॉलिनोमियल, जहां पर भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल ठीक है। और जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सभी की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो डबल डेरिवेटिव की पावर 1 है, सिंगल डेरिवेटिव की पावर 2 है, अगले सिंगल डेरिवेटिव की पावर 1 है। तो व्हाट इज द ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 1। तो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 1। थर्ड पार्ट पे आइए, y ट्रिपल डैश यानी ट्रिपल डेरिवेटिव हुआ है, y² e टू दी पावर y डैश यानी dy/dx। ठीक है, अगर हम बात करें, हाँ डिग्री 2 इसलिए नहीं है बेटा, सेकंड पार्ट में मैंने ये बताया कि डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो डिग्री है। तो d2y/dx2 की पावर क्या है, 1। हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है ना, इसकी पावर देखो क्या है, 1, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। क्लियर, जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर को देखा जाता है तो डिग्री पता चलती है। केशव समझ गए, y ट्रिपल डैश y² e टू दी पावर dy/dx। यहाँ ऑर्डर तो 3 है इसका, लेकिन डिग्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि dy/dx कहाँ चला गया, e की पावर में चला गया, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यानी ये पॉलिनोमियल नहीं फॉलो करता, इसलिए इधर डिग्री नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, अब चलिए 7 सेकंड देता हूं, कोई डाउट है तो पूछो, ऑर्डर एंड डिग्री। अभी एक और हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। थर्ड पार्ट में लिखा गया बेटे y ट्रिपल डैश d3y/dx3 ओके प्लस y² प्लस e टू दी पावर dy/dx इज इक्वल टू 0। ये है अपने पास। अब आप देखो यहाँ पे ऑर्डर तो पता चल गया 3। डिग्री के लिए क्या चेक करना, मल्टीप्लाई में होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, बिल्कुल ठीक है ये, यहाँ कोई प्रॉब्लम, बट यहाँ प्रॉब्लम है, e इंटू होता तो यहाँ आ जाती
डिग्री, लेकिन ये है e की पावर में dy बाई डी एक्स चला गया, तो dy बाई डी एक्स जहां भी प्रेजेंट हो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। y मल्टीप्लाई में होता, हाँ बिल्कुल ठीक है, मान लो ये लिख देता e dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में होता, तो इसका ऑर्डर था 3 और डिग्री थी 1, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अगर सिर्फ इतना ही होता तब इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री इसकी 1 है, ठीक है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, सिंगल आ रहा है। बस ये देखना है कि बेटे किसी पावर में ना जाए, साइन के एंगल में ना जाए, वही मैंने एक छोटी सी बात बता दी कि आपको देखना है कि प्रोडक्ट में रहना चाहिए, जो उसके साथ कोफिशिएंट प्रेजेंट है प्रोडक्ट को, ठीक है। लेकिन अभी हम एक और नई चीज पर आते हैं, अभी तुम लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो इरेज कर दूं इसे, क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट हो गया। हटा रहा हूं बच्चों इसे। What is the order and degree of this differential equation? सभी अपने अपने आंसर मैसेज बॉक्स में प्राइवेटली भेजो, देखें कौन कौन आंसर कर पाता है। ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया कि नहीं, फटाफट, रिस्पांस बहुत तेज। चलिए बच्चों, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी नाइस, बहुत जल्दी सब समझ गए, वेरी गुड। हाँ जी निर्मल, ठीक है, 2 और 1, ओके। ठीक, और ठीक है मोक्ष, नेक्स्ट। ओके, नॉट एग्जिस्ट क्या केशव, ऑर्डर डिग्री? ठीक है, वेरी गुड, सभी इंटेलिजेंट पढ़ते हैं मेरे पास। अब थोड़ा इसमें तड़का लगाते हैं, अब समझो नई चीज, पेपर में कैसे हमें पागल बनाएंगे। अभी तुम लोगों को ठीक आ रहा है मेरा कनेक्शन? वीडियो ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है, रुक जाओ, मैं दूसरे वाले से ज्वाइन करता हूँ, मैंने 2 इंटरनेट अभी रख लिए हैं, तो तुम लोग थोड़ा वेट करो। अभी ठीक है कि नहीं निर्मल? नहीं तो मैं दूसरे को ज्वाइन करूँ। तो ठीक है, अभी साफ ठीक आ है, रहा है। साफ आ रहा है, ठीक है। अभी बाकियों को ब्लर आ रहा है, 1-2 को। चलो मैं 2 मिनट के लिए 2 मिनट कह रहा हूँ, 2 सेकंड के लिए तुम लोग करो, मैं स्विच कर रहा हूँ, फिर बताना मुझे। ठीक हो गया हो तो कोई बात नहीं, अगर सभी को परी सही है। ठीक, ओके, अब ऐसे गड़बड़ नहीं होगी इस बार वाला, ठीक है, बट नहीं तो फिर पिछले वाले पे स्विच कर लेंगे अगर ऐसा लगेगा तो। सर अब ठीक हो गया। हाँ, अब देखिए, सबसे पहली बात, इसमें निर्मल का आंसर सही है, बाकी सभी का आंसर गलत है।
सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बातें ये हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे समझोगे, ऐसा नहीं कि जो दिखाई दे रहा वही आंसर है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा कि भाई लिया और आगे आंसर। हमेशा ये याद रखो कि पेपर में ये सॉल्व करके भी दिया जा सकता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले उसे सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आना पड़ेगा आपको कि भाई अब आंसर आप कर सकते हो। तो देखो सिंप्लीफाई की क्या ट्रिक है भाई, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास है साइन इनवर्स d2y by dx2 is equal to 3 minus x square minus 5y. This implies d2y by dx2 is equal to sin inverse shift हो गया 3 minus x square minus 5y. देखो बदल गया, जो एंगल में था वो बाहर आ गया। अब सब सोच रहे होंगे ऐसा तो फिर सब में कर सकते थे। अब जरा बाकी सब में करके देखो, कभी नहीं होगा। अगर यहां से चेंज होगा तो यहां डेरिवेटिव जरूर अटक जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब ये आ गया अपने पास d2y by dx2 माइनस साइन 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम बस इसकी है कि ये किसी एंगल में पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर अब मैं बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज 2। पॉलिनोमियल पैटर्न फॉलो कर रहा है क्योंकि इसका एंगल कुछ भी हो बस डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द डिग्री, पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आंसर कितना आ गया 1। डिग्री ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। क्लियर। अब ये मत याद कर लेना कि भाई साइन इनवर्स आया तभी सॉल्व होगा। अगर साइन भी आ जाए, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो अपने पास आ गया, लिख दिया गया साइन टेन जो भी dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, तो फिर हम अटक सकते हैं। तो आप देखो क्या dy by dx को सेपरेट करना पॉसिबल है, तो साइन इनवर्स x प्लस वाई कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज 1 और व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज 1। ऑर्डर एंड डिग्री। तो पेपर में बहुत केयरफुल रहना है, ये देखना है कि अगर ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आ रहा है तो ये पूरे चांस हैं ऑर्डर और डिग्री में कि इसका जो आंसर है वो सॉल्व करके निकलेगा। कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते जैसे एनसीईआरटी में, ठीक है। डन। अब आओ एक्सरसाइज 9.1 पर, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन गिवन एक्सरसाइज। ऐसा बेटा कोई टाइप इसमें नहीं बोल सकते, आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके सोचने की जरूरत आपको पड़ेगी कि भाई सॉल्व करके देखो जहां डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती क्या वहां कोई चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, सपोज थर्ड पार्ट एक लेता हूं, एग्जाम्पल 3। तुम लोगों का थोड़ा मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपने उसमें क्यों नहीं सॉल्व किया, कहीं आपने रट तो नहीं लिया। d3y by dx3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस e टू दी पावर dy by dx। अब देखिए बच्चे प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ है। तो आप इसे उतार सकते हो पावर से। कैसे, मैंने क्या किया, e टू दी पावर dy by dx को यहीं रखा और इन दोनों को शिफ्ट कर दिया तो बन गया d3y by dx3 प्लस वाई स्क्वायर। ओके। अब क्या ये dy by dx सेपरेट कर सकते हो, बिल्कुल पावर से हटा सकता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग मॉड, क्योंकि माइनस था इसलिए मॉड लिख दिया। ये देखो dy by dx एज अ पावर आगे आ गया, लॉग e बेटा 1 होता है, ये आ गया लॉग। अब चाहो तो माइनस हटा सकते हो, मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी आपने। ये देखो अब ऑर्डर अभी भी 3 है, लेकिन आपसे डिग्री पूछी जाए तो आपने बहुत सॉल्व किया, उसके बाद भी लॉग के कोफिशिएंट में डेरिवेटिव है, यानी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो अब देखो डिग्री इज नॉट एग्जिस्ट। अपने आप पता चल जाता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सेपरेट कर रहे हो, सेपरेट करने के बाद ये डेरिवेटिव सेपरेट हो रहा है और कहीं कोई डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनोमियल वाले रूल को नहीं ब्रेक कर रहा है, तो उसमें आप आराम से डिग्री को निकाल पाएंगे, यहाँ आप नहीं निकाल पाएंगे।
तो इसलिए जब भी आंसर क्वेश्चन आए ऑर्डर एंड डिग्री का, तो डिग्री जब पूछी जाए तो जरूर सॉल्यूशन एक बार दिमाग में चलाना चाहिए। अब एक सिंपल सा एक इसमें हिंट है कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो कभी नहीं आएगा। अगर अकेला होगा, जैसे यहाँ पे था, एक ही था, तो चांसेस है कि भाई सॉल्व हो ही जाएगा ये। ठीक है, एक से ज्यादा होगा मतलब एक जगह आ रहा है दूसरी जगह आ रहा है तो कभी नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है ना, समझ गए बात? तो इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मान लीजिए इस तरीके का आ गया, क्यूब रूट ऑफ d2y by dx2 plus 5xy is equal to dy by dx 4 whole is to power 2/3। मान लो ऐसे आ गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। तो आप सबसे पहले ये ध्यान लगाओगे कि यहाँ क्यूब रूट है तो फ्रैक्शनल पावर आ रही है, जबकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, बट ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर ध्यान दो तो दोनों तरफ क्यूब रूट है। अगर मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर दूं तो यहां से क्यूब रूट खत्म, और यहां भी 3 और 3 कैंसिल आउट। ये देखो, अब अगर आप इसे खोलते हो तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहां पर भी dy by dx है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहां पर भी मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 2। एंड व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज 1। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बोर्ड में आते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया जो कि आपको लगता है कि है नहीं, बट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप फटाफट क्वेश्चन खत्म कर लें। 9.1 में कह रहा है कि d4y by dx4 प्लस साइन y क्यूब y टू पावर 3 सॉरी y ट्रिपल डैश आ रहा है, यानी ट्रिपल डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ ऑर्डर की बात करें तो 4 है, अगर डिग्री की बात करें तो नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि आप कितना भी चेंज कर लो तो आपको डबल ये जो डेरिवेटिव है वो 2 जगह पर है तो कभी नहीं चेंज हो पाएगा, ये समझ लो। तो ऑर्डर इज 4, डिग्री इज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड पार्ट में ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1। थर्ड पार्ट में आइए बेटा, ऑर्डर इज 2 और डिग्री इज 1। समझते जा रहे हो? जहां दिक्कत आए वो क्वेश्चन मार्क मुझे बताना। फोर्थ में ऑर्डर इज 2, और अगर आप डिग्री की बात करो तो कॉस के एंगल में dy by dx है। अगर आप चेंज करो तब भी डबल डेरिवेटिव एक और यहाँ प्रेजेंट है तो वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ डिग्री नॉट एग्जिस्ट करेगी। फिफ्थ पे आइए, d2y by dx2 cos 3x plus sin 3x ऑर्डर इज 2 और व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज 1, क्योंकि यहाँ पर और कोई वैल्यू ही नहीं है। सिक्स्थ में आओ, ऑर्डर इज 3 और डिग्री इज 2। ठीक है, सेवेंथ में ऑर्डर 3 और डिग्री इज 1। एट्थ पार्ट में आओ, ऑर्डर इज 1 और डिग्री इज 1। नाइन्थ पार्ट में ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। 10th पार्ट में ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। 11th क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि साइन के एंगल में dy by dx आ रहा है। ठीक है, कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं परी आप? क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, पार्ट थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? तो थर्ड क्वेश्चन में ठीक तो है, ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1, बताया था इसमें डिग्री है। अच्छा, ये लॉग वाले की बात कर, क्योंकि बेटा ये लॉग के कोफिशिएंट में आ गया ना, ये log x इंटू समथिंग नहीं है, ये log का ये कोफिशिएंट है पूरा, प्रोडक्ट में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। log x का मतलब नहीं होता log इंटू x, log x इज अ सिंगल क्वांटिटी। ऐसे ही ये log ये एक सिंगल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन में ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। मेरे ख्याल से ऑर्डर एंड डिग्री सबको समझ में आ गया या नहीं? क्लियर? यस सर। अभी हाँ जी, कुछ पूछना बताइए बच्चों।
क्लियर? 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में बेटे ट्रिपल डेरिवेटिव होल स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव होल क्यूब, सिंगल डेरिवेटिव पावर 4 प्लस y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 0। आप वो पता चल जाता है बेटे। मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास सिंगल है, चाहे वो ये डेरिवेटिव सिंगल आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है, तो जरूर सिंप्लीफाई होकर के डिग्री निकलेगी। अगर एक से ज्यादा पोजीशन पर है तो आप जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लो, आप कभी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सीधा सा हिंट है। उसके बाद भी पेपर हो तब भी थोड़ा सा उसको जरूर देख लेना चाहिए। बाकी हिंट तो मैंने बता दिया। यहाँ सब जगह प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ तो डबल भी है, तब भी अब कोई सोच ले कि नहीं सॉल्व नहीं होगा, बट ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे वो छोटे छोटे थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, बट काम करना है कि जहां इस तरीके का हो तो सिचुएशन देख लो सॉल्व हो सकती है कि नहीं, तो वो कर लो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि ज्यादातर क्या होता है कि अगर एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो सॉल्व होने के चांसेस हैं, एक से ज्यादा है तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर पॉलिनोमियल सिचुएशन नहीं लेता। बट मेरी इस बात को इस तरह का क्वेश्चन जो है वो गलत करता है कि भाई अगर इस तरीके से आ रहा है क्यूब रूट तो दोनों जगह भी डेरिवेटिव है, उसके बाद भी डिग्री और ये आ गया, तो ये डिपेंड करती है कि भाई क्वेश्चन कैसा है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड सॉल्व हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो मैक्सिमम चांस है कि डिग्री होगी, मतलब सिंप्लीफिकेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा टाइम्स डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो कम चांस होता है कि डिग्री निकले। अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है तो नहीं निकलती, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तब निकल सकता है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इन शॉर्ट पेपर में जब करो तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन सोच लेनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट बेटा। अब जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम बाद में आएंगे। इस टॉपिक को तब लेंगे जब हम जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये टॉपिक पहले पढ़ा दिया गया है एनसीईआरटी में। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। 9.3 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, कट कर दो पूरी विद एग्जांपल। उसके बाद आपको सारा करना है, बस एक पार्ट हट जाएगा, वो पढ़ाते हुए बताऊंगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना, जो कि है एक्सरसाइज 9.3। 9.1 पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम 9.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेम टॉपिक है बेटा जो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, वही पूरा टॉपिक है, बट फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन से ही हम शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आओ। कहता है वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equal to e to the power minus 3x is a solution of differential equation d2y by dx2 plus x dy by dx minus 6y is equal to 0। बस क्वेश्चन में क्या हुआ कि लैंग्वेज बदल दी गई। यही क्वेश्चन अपने उसमें क्या था, डिफरेंशिएशन में, इफ y is this one then prove that, तब ये था if y is this one then prove that। वही ये कह रहा है कि prove that y is a solution of this differential equation। वर्किंग रूल सेम। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज हमें कलेक्ट करनी है। y is equal to e to the power minus 3x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, ये आ गया -3 e to the power minus 3x। पहला डेरिवेटिव कंप्लीट। ठीक है,
अगर आप ध्यान दो तो इस प्रूफ के अंदर कहीं पर भी e⁻³ नहीं है। आप चाहो तो क्वेश्चन यहीं से थोड़ा चेंज कर सकते हो, dy/dx इज इक्वल टू -3y, क्वेश्चन लिख दिया, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन गया बेटे d/dx ऑफ dy/dx और इट इज d/dx ऑफ -3y। जब डेरिवेटिव किया तो ये बन गया आपका d2y/dx2 और इसे जब डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया -3 dy/dx, -3 dy/dx। दिस इंप्लाइज d2y/dx2 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि अब पैटर्न तो पूरा बनेगा नहीं, तो सीधे हम लेते हैं अपना LHS प्रूफ का, d2y/dx2 प्लस x dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू, डबल डेरिवेटिव की जगह लिख सकते हो -3 dy/dx, ठीक है, प्लस x dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब सब कुछ y में है, तो जो आपने dy/dx की वैल्यू निकाली है उसे रिप्लेस कर दो। सॉरी बेटा, 0 नहीं, दिस इंप्लाइज -3 और जो dy/dx की वैल्यू है वो है अपने पास -3y प्लस x एज इट इज, और dy/dx की वैल्यू हो गई अपने पास -3y और -6y। x dy/dx x है इसके अंदर, नहीं सॉरी गलत है बेटा, x नहीं है, तभी गड़बड़ आ रहा है ना। तो ये आ गया माइनस और माइनस प्लस 9y, -3y -6y -9y, आंसर इज 0 और RHS इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसका सॉल्यूशन प्रूफ हो गया। एक मिनट मंजू, अब इसके बाद आप लोग बताना। हाँ लिख सकते हैं बेटा, e⁻³ में भी लेकर के पूरा चल सकते हैं। वो तो मैंने इधर ये बताया कि देखो जैसे यहाँ पे e⁻³ प्रेजेंट नहीं है तो जिस स्टेप में बदल जाए बदल लो, या आगे के और क्वेश्चन करने के लिए काफी फायदा देगा। केशव 2 मिनट रुक रहा हूँ बेटे, मैंने अभी स्विच किया दूसरे नेट पर। अब कंफर्म करो, ठीक आ रहा है? ब्लरी है, अभी ब्लर है, रुक जाइए। इससे ज्यादा क्या करें समझ नहीं आ रहा। अभी कंफर्म करिए। बेटर हो गया सर, हो गया ना? हाँ ठीक है। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, सब कुछ समझ में आए तुम लोगों को, लेकिन अब इसका कुछ नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का भाई। पर ये अभी ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ रहा हूं। अच्छा चलो देखते हैं, 2-4 सेकंड। कितनों को सही जरा हैंड रेज करना तो पता चले कहां से गड़बड़ आ रही है। ब्लरी है सर अभी भी। क्लियर है सर। रुक जाओ, फिर दूसरे पे आ जाता हूँ, उसमें क्या है। अब क्लियर है सर। थोड़ी देर इसी पे रुक जाओ, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ नहीं तो ये बदलते ही रह जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे फिर। अब नेक्स्ट पर आइए बेटे, एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल कह रहे हैं वेरीफाई दैट
द फंक्शन y इज इक्वल टू cos x प्लस b sin x, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। y is equal to a cos x plus b sin x, where a and b belongs to the real number. ठीक है, y is equal to a cos x plus b sin x, where a and b belongs to real number, is a solution of the differential equation d2y by dx2 plus y is equal to 0। कह रहा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, और cos x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस sin x, प्लस b एज इट इज sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, ठीक है। dy by dx एज इट इज माइनस a sin x हो गया बेटा, प्लस b cos x हो गया। अभी क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं, हमें ये पता बदलेगा तो, क्योंकि y आ रहा है तो यानी क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx का हो गया d2y by dx2, sin x का हो गया cos x, और cos का हो गया माइनस साइन, माइनस b sin x, ठीक है। माइनस को ले लेते हैं कॉमन, d2y by dx2, अंदर आ गया बेटे a cos x प्लस b sin x। आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो और सीधे एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस वाई, पूरा किसके बराबर है, y के। माइनस वाई को हम लेफ्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं, d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है। अब ये सेकंड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है, तब भी तुम लोगों को 10 सेकंड दे रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो पूछो उसको, ध्यान से समझ लो, एक एक लाइन पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। नाइन 9.4 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, उसे कट कर दो। पर ये अभी ठीक है बच्चे, एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, बस ये बेटा वही सेम क्वेश्चन है जो आपने डिफरेंशिएशन में किया था, कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रूफ करना है आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रूफ किया था हमने ना, तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कह रहा है इफ y इज दिस वन देन प्रूव दैट। आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज कलेक्ट करनी है। पहला डेरिवेटिव किया, आ गया a एज इट इज cos का माइनस साइन प्लस b एज इट इज साइन का cos। फिर दोबारा आपको डेरिवेटिव करना है dy by dx का d2y by dx2 माइनस a एज इट इज साइन का cos, b एज इट इज cos का माइनस साइन। फिर माइनस को मैंने कर दिया बाहर, ये किसके बराबर हो गया, ये अपना क्वेश्चन है y, इसको y रिप्लेस किया, लेफ्ट साइड पर ले आए, बन गया डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। डन। सत्यम और सम्यक, काफी दिक्कत हो रही है, क्या बात है, नेट प्रॉब्लम चल रही है, बार बार ड्रॉप हो रहे दोनों। हाँ, वैल्यू भी रख सकते हैं बिल्कुल। ये मैंने इसलिए किया बेटा कि वैल्यू वाले में क्या होता है, कभी कभार कैलकुलेशन बढ़ जाती है, अगर y बनाते जाए तो इजी रहता है, बाकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां तक तो थी बात डिफरेंशिएशन की, अब बात करेंगे इंटीग्रेशन की, ठीक है। पेज नंबर 391 पर आ जाइए।
मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। एक ये अपने उसमें है सिलेबस में, दूसरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक ही होता है, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y और x है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर x और y एक होगा बस। और बाकी जब कॉलेज में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी, ठीक है। तो कॉलेज की बात है वो। अभी फिलहाल हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। अब जिसकी इंटीग्रेशन बढ़िया है वो ये फटाफट सारे टॉपिक निपटा देगा, उसके लिए कुछ नहीं है ये, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। methods of solving first order and first degree differential equation। ये बात मेरे ख्याल से सभी समझ गए होंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर dy by dx, फर्स्ट डिग्री उसकी पावर 1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अब हम किस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसे इक्वेशन आ जाए dy by dx प्लस 5xy, इसका ऑर्डर क्या है फर्स्ट, इसकी डिग्री क्या है फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन आ जाए y dy by dx प्लस 9 इज इक्वल टू x, ये भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अब आपको जनरल मेथड पढ़ने हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के। और सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब ये बेटे जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का काम है कि जो dy by dx प्रेजेंट है उसकी हेल्प से ये पता लगाना है कि ये किस कर्व का डेरिवेटिव था। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो dy by dx दे रखा है, आपको वो y फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला मेथड है फर्स्ट मेथड है बेटा बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है, जैसे मान लीजिए आपको प्रेजेंट है dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई, dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। तो आपको अब वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये होता है कि जितने भी कांस्टेंट और y एक साथ हैं, अगर वो सेपरेट होकर के dy के साथ शिफ्ट हो जाएं, जैसे एफ वाई डी वाई, और x वेरिएबल वाले फंक्शन और कांस्टेंट dx के साथ शिफ्ट हो जाएं, तो आप उन्हें रीअरेंज कर देंगे, अगर हो सकते हैं तो, ठीक है। तो आप उन्हें रीअरेंज कर देंगे। इस मेथड को कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, एफ वाई डी वाई, ये एक ही स्टेप में कर सकते हो आप, ये मैंने जानबूझ के लिख दिया जो कि याद रहे कि पहले सेपरेट फिर इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सपोज एफ वाई का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ वाई आ गया, एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास कैपिटल एफ एक्स आ गया। आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहे आप y की तरफ लगाओ या x की तरफ लगाओ या दोनों तरफ लगाओ, आप कर सकते हैं C1 और C2, लेकिन रीअरेंज करोगे तो C1 माइनस C2 भी बन सकता है, C2 माइनस C1 भी बन सकता है। तो इसलिए एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना है और आपको x की तरफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेफर करना है। x की तरफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाओ तो आंसर मैच करेगा।
अभी बहुत सारे आंसर देखना मैच नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार बहुत कई जगह पर y के साथ लगा देता है +c। बट मैं सॉल्व करके तुम लोगों को दिखाऊंगा कि वो आंसर क्या है, और ये बताऊंगा कहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और आपको ज्यादातर x की तरफ ही लगाना देना चाहिए, हमेशा आप x की तरफ लगाओ, बात ही खत्म। करेक्ट, तो ये आपने इसको सॉल्व कर दिया। जब आप आंसर, अब देखो, अब मैं आ रहा हूं आपको जो टॉपिक जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया था। जब आपको आंसर आर्बिट्ररी कांस्टेंट c में छोड़ना होगा कि बस ये इसका आंसर है, जहां आंसर किस में आता है, कांस्टेंट में आता है, जैसे c में आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बेटे इंटीग्रेशन में पढ़ा था ना c, कि भाई इंटीग्रेशन करते हैं +c लगाते हैं, c इज अ रियल वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है, तो उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप अगर आंसर को c में छोड़ते हैं, आपको कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी गई कि when x is equal to 3 y is equal to 1 कि आप c की वैल्यू को निकाल सकें, तो इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। और अगर c की वैल्यू निकल के आ जाती है, सपोज c की वैल्यू 5 है, तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। मैं अभी क्वेश्चन में इसको डिस्कस करूंगा, अभी इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना, अभी आप इंटीग्रेशन समझ गए हो ना। अभी जनरल और पर्टिकुलर का बस एक मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, क्वेश्चन में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पहले एक क्वेश्चन करें जो कि जितनी भी समस्या वो दूर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 9 पर आओ, पेज नंबर 392, एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x plus 1 upon 2 minus y where y is not equal to 2। ये तो आपको पता है किस लिए दिया गया है, ये सिर्फ आपको दिया गया क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए, क्योंकि y2 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या वेरिएबल सेपरेबल लग सकती है, मतलब पहली फॉर्म यही चेक की जाती है। तो आप देखो ये कांस्टेंट और y अलग हो सकता है, x अलग हो सकता है, तो यानी यहाँ वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई की जा सकती है। तो अप्लाई करते हैं दिस सिंपल, और पेपर में लिखने की जरूरत ही नहीं, वो कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें देखना होता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगी, आगे और फॉर्म है कि होमोजीनियस से होगी, या आगे एक लीनियर फॉर्म है उससे होगा, ये हमारी ड्यूटी है पता लगाना। तो हमें पता लग रहा है भाई ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकती है, तो मेथड लगाते हैं। ये आ गया 2 minus y dy इज इक्वल टू x plus 1 dx, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब समझ गए। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ एंड, अब 2 का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है तो 2y हो गया, फिर y का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर बाई 2 हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c। ठीक है, अब क्या करते हैं इसे, चाहे तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 4y y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ 2c को c नहीं लिखना, 2c ही रहने दो आप। ठीक है, करेक्ट, तो ये इसका आंसर हो गया, इसमें और कुछ चेंज नहीं हो सकता, तो हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं। अब देखो बुक ने आंसर क्या किया, वेयर 2c1 इज इक्वल टू c, अगर आप यहाँ आंसर छोड़ देंगे तब भी आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ शो इधर c1 लिख दो, 2c1 और कैपिटल C लिख दो, तो कैपिटल C इज इक्वल टू 2c1। मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, वो एलसीएम सिंपल करने के लिए, वही है कि इधर एलसीएम लिया, इधर एलसीएम लिया, 2 से 2 कट गया, सॉल्व। तो मैंने सिखाया ना तुम लोगों को, भाई देख लो हाईएस्ट एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, उसी एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाता है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, एग्जाम्पल 9 क्लियर। अब क्योंकि एग्जाम्पल 9 आपको सी में ही छोड़ना पड़ेगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कांस्टेंट की वैल्यू के कंडीशन का मतलब है कि x और y की वैल्यू पेपर में दी हो, जैसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 0, तो समझ जाओ कि c की वैल्यू निकालनी है और उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर c को इसमें रख देना है। और अगर कांस्टेंट में छूट रहा है तो वो है जनरल सॉल्यूशन।
बिल्कुल ऊपर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आओ एग्जाम्पल नंबर, पहले इसमें बताओ कोई डाउट हो तब हम चलेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेस भी नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल बहुत ही सिंपल फॉर्म है। हाँ, ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी में इसका आंसर है। अभी आ रहा हूं, पर्टिकुलर भी समझाता हूं। इरेज कर दे बेटा, कोई डाउट नहीं किसी को। एग्जाम्पल नंबर 10 पर आओ। कह रहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square। यहां पर भी बहुत आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, 1 plus x square with dx, अगर मैं 1 plus y square को नीचे, तो ये आ गया 1 upon 1 plus y square dy is equal to 1 upon 1 plus x square dx, taking integration on both hand। ठीक है, तो 1 upon 1 plus y square को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन गया tan इनवर्स y। 1 upon 1 plus x square को इंटीग्रेट करूंगा तो tan इनवर्स x प्लस c। आंसर खत्म हो गया। और देखो क्या इसका आंसर कोई और बुक कर सकती है? वैसे तो ये इसका आंसर ठीक है, खत्म हो गया। इस तरीके से भी कई बुक आंसर कर देती हैं। लिख दिया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इज इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज y माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस xy इज इक्वल टू 10c। ठीक है, फिर लिख दिया y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इज इक्वल टू c। लिख दिया वेयर c कैपिटल C इज इक्वल टू 10 स्मॉल c। फिर x प्लस y को इधर शिफ्ट कर दिया, y माइनस x इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस xy। खत्म हो गया। ऐसे भी कर देंगे, लेकिन हम क्यों नहीं करेंगे इसको? हम यहाँ पे क्यों छोड़ेंगे? और कब हम इस तरफ जाएंगे? इधर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप तब इस तरफ जाएंगे जब आपको एक्स वाई की कंडीशन दिखाई जाए, बोला जाए एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, तब ये फॉर्मूला लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। और कई कर भी देंगे बिना देखे, जबकि यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर हम ये करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो कट भी कर दे कि भैया ये क्या कर डाला, यहीं तक के नंबर दे, यानी एक नंबर तो काट ही देगा 4 में से कि भाई इसका मतलब इसको पता नहीं है। लेकिन कई जगह देखोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये शिफ्ट कर दिया ना, और जो 10c है ये स्मॉल c है, तो इसको एक अलग कांस्टेंट से शो कर देगा, कोई कैपिटल K लिख देगा। तो कांस्टेंट को आप मर्ज कर सकते हैं, 10c में छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। चाहे आप c का डेरिवेटिव करो तब भी 0 होगा, 10c का डेरिवेटिव करो तब भी 0 होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए प्रेजेंटेशन की। आप यहाँ छोड़ सकते हैं, आप यहाँ नहीं, बस आपको यहाँ छोड़ना है, ये बेकार है। ये बस समझाया कि कई जगह ऐसे भी कर देते हैं आंसर। ठीक है, कहेंगे ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब आपको एक्स वाई की कंडीशन दी जाए। जब कंडीशन ही नहीं है तो आपको यही छोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 1 पर। ये भी कौन सा सोल्यूशन, मैं इसे रब कर देता हूँ बस, नहीं तो तुम लोग कहीं पढ़ डालो, इसको हटा ही देते हैं। ये तो अब सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि सी में आंसर छूटा है। अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 है, और देखो वर्डिंग भी लिखी जाएगी।
क्या कह रहा है एग्जाम्पल 11 में? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to minus 4x square y given that, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा बेटा तो इनिशियल्स जरूर गिवन होंगे, y is equal to 1 when x is equal to 0। अगर वो ये चीज नहीं देगा तो कभी वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमसे नहीं पूछ सकता, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बता सकते। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं सेपरेट। 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 4x dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अभी ऐसे लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ बेटे y इज टू पावर माइनस 2 dy माइनस 4 इज आउट x dx। y इज टू पावर माइनस 2 को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा? y इज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 4 एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सिंप्लीफाई किया तो बन गया ये माइनस 1, क्योंकि माइनस बचेगा, माइनस साइन शिफ्ट कर दिया, माइनस 1 अपॉन वाई, वाई इज टू पावर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आपको c की वैल्यू निकालनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x हो गया 0 स्क्वायर प्लस c। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 1। तो पुट c इन इक्वेशन नंबर 1, माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस को आप ले लो कॉमन, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो कहीं कांस्टेंट आ रहा है? नहीं। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन हमेशा ये याद रखो कि फंक्शन का, वैसे तो आंसर ठीक है ये, बट फंक्शन का पैटर्न फॉलो करना चाहिए। y इज इक्वल टू fx फॉर्म बन जाए या तो मिक्स बने। तो y को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? अब डिफरेंस पता चल गया पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन में। एग्जांपल नंबर 12 आइए। ट्वेल्थ एग्जांपल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपको क्वेश्चन को कर्व की फॉर्म में लिखा गया, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखा गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, कह रहा है कर्व की इक्वेशन बताओ जो पास करता है इस पॉइंट से। पासिंग पॉइंट 1 1 हो गए, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है x dy is equal to 2x square plus 1 dx, where x is not equal to 0। वो सिर्फ क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए कहा गया। तो ये हमेशा याद रखिए, जब कर्व के लिए, देखो बात वही है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जो इनिशियल आपको देने थे वो इस फॉर्म में दे दिए गए कि कर्व पासेस थ्रू 1 1। यहां पर भी तो वही था। इसका मतलब ये कर्व पासेस थ्रू 0 1, तभी तो कर्व की इक्वेशन में आपने पुट किया। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो ये बात है वो आपको दे रखी है इनिशियल, यानी अब आपको क्या निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं, y के साथ कुछ नहीं है, dy अकेला हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स और ये dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन अपना करते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन जब किया तो dy को हमने एज इट इज रहने दिया, सेपरेटिंग एलसीएम x से x कट गया 2x प्लस 1 अपॉन x dx। dy का इंटीग्रेशन y, इसका बन गया बेटे 2x स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन x का लॉग मॉड x प्लस c। ठीक है, अभी एक चीज और मुझे आप लोगों को बतानी है, चलने दो, अभी वो क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x प्लस c, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई।
because curve passes through 1 1, therefore this coordinate satisfy the equation. Y की जगह 1 x square log 1 plus c, ये आ गया बच्चों 1 1 log 1 0 plus c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0. therefore from first, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, therefore from equation number 1 अपने पास आ गया y is equal to x square plus log mod x. ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्योंकि c तो हो गया 0. तो कौन सा सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, 15 सेकंड दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. कोई डाउट हो तो बताओ. संचित एक बार रिपीट कर लो, जिसको इसको नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी ध्यान से पढ़ लो. अभी ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. अभी सब नेटवर्क में हो, सब कुछ क्लियर है सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नेटवर्क ना आ रहा हो ढंग से, बोर्ड ना क्लियर हो? हैंड रेज करो जरा, पता चले, तब मैं स्टार्ट करूं. हाँ जी बेटा, सी की वैल्यू होती है, बिल्कुल ठीक है. देखो 12th क्वेश्चन में ये कहा गया बेटे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. ठीक है, ये लिखा गया शायद एग्जांपल नंबर 12 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1. अ कर्व पासिंग थ्रू 1 1, ऐसे मैंने एक रफ कर्व बना दिया. ठीक है, पासिंग थ्रू 1 1 whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको उसकी ये दे रखी है. तो कह रहा कर्व की इक्वेशन बताओ. तो इन शॉर्ट ये वही क्वेश्चन है कि ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है इसके एक्स और वाई यानी इनिशियल्स. क्योंकि देखो ये अगर एक कर्व है तो अगर उसमें आप ये वैल्यूज डाल रहे हो x0 y1, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी तो इसमें पुट कर सकते हो आप. तो सेटिस्फाई का मतलब ये कर्व पासेस थ्रू 0 1. तो यहाँ कर्व पास कहाँ से कर रहा है? 1 1, इनडायरेक्टली इनिशियल्स हैं. जब आपके पास इनिशियल्स हैं तो हमेशा पर्टिकुलर आंसर आपको निकालना होगा, चाहे वो बोले या ना बोले. कई बार ऐसे कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. अब वो ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर निकालो या जनरल निकालो. इनिशियल देने का मतलब ये है कि आपको c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में निकालना है. इनिशियल नहीं देगा तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपका आंसर जनरल सॉल्यूशन में ही रहेगा यानी विद सी रहेगा. अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास. देखो भाई कौन सा मेथड है, अभी तो एक ही मेथड पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेबल. यस, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, सारे x dx के साथ जा रहे हैं और y के साथ कोई y का फंक्शन नहीं है या y वेरिएबल नहीं है, तो dy रहेगा. टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. जब इंटीग्रेशन किया बच्चों तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया y, और 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एलसीएम को सेपरेट करेंगे, हो गया 2x प्लस 1 बाई एक्स. 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई एक्स का लॉग x और प्लस c. ठीक है, उसके बाद कैंसिल आउट हुआ, जो कुछ रख लिया. अब कर्व कहां से पास कर रहा है? 1 1 से. तो ये 1 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. आप x की जगह 1, y की जगह 1 रखो और c की वैल्यू निकालो. क्या आ रही है? 0. पुट c इन इक्वेशन 1, वी गेट आंसर. ओके संचित, क्लियर? और बाकी सभी को भी क्लियर या कोई और भी अभी बचता है इसको समझने से? अच्छा, अब मैं आ रहा हूं एग्जांपल नंबर 13. इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए. इरेज करने चल रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो.
एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3। कह रहा है कर्व की इक्वेशन बतानी है जो पास कर रहा है -2, 3 से, ठीक है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया बेटा, कह रहा है गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अपॉन y स्क्वायर, 2x अपॉन y स्क्वायर एट एनी पॉइंट xy। बात समझ गए? तो कितने तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्व विद डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्व विद स्लोप, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो अभी भी वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड ही, y स्क्वायर dy 2x dx टेकिंग इंटीग्रेशन, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y क्यूब बाई 3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यह आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3c रिलेशन 1। बिकॉज कर्व passes through -2, 3, therefore this coordinate satisfy the equation। y की जगह तो आ गया 3 क्यूब, 3x की जगह हो गया -2 स्क्वायर और 3c एज इट इज, ठीक है। ये आ गया 27, इसमें से 3 कॉमन ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी, 4 प्लस c 3 9 27, फिर 4 को शिफ्ट कर लिया, c अपने पास कितना आ गया 9 minus 4, this implies c is equal to 5। now from first अपने पास आ गया y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और 5 रखने पर 15 हो गया। अब बुक में आंसर देखो तो क्यूब रूट कर रखा है, ठीक है, तो क्यूब रूट आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14, वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं बट डिस्कस कर लेंगे, बट पहले आप लोग आओ पेज नंबर 396 पर क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो पूरे के पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल होगा जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटे, सीकेंड स्क्वायर x इंटू 10y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y इंटू 10x dy इज इक्वल टू 0। जब आप सारी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की पढ़ लेंगे तो आप बहुत जल्दी ये फिल्टर नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से मेथड से क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे अभी तो पता ही एक्सरसाइज वेरिएबल सेपरेबल की तो उसी से होगा, हमने पढ़ा भी एक ही है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है वो हमेशा ऐसे मिक्स करके दिया जाता है जिसमें ये आप डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते कि कौन सी फॉर्म का है, जब फॉर्म्स पढ़ लेंगे और ज्यादा। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आए या अभी हम जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि हम dy बाई dx निकालें। जब dy बाई dx आप निकाल लोगे, अपने आप फॉर्म की कैटेगरी पता चल जाएगी कि किससे सॉल्व होगा। क्योंकि ज्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि बच्चे यही देख करके सोचते रहते हैं कि कौन सी फॉर्म है, बिना उसको लिखे पेपर में, यार मैं तो फॉर्म ही नहीं पहचान पाया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बताएगा निकल करके, ठीक है। पहला स्टेप जो आपको करना होगा वो ये होगा कि आपको dy बाई dx को निकालना होगा, ठीक है। यानी dy बाई dx की फॉर्म में पहले क्वेश्चन को लिख दो। ये नहीं है तो वेरिएबल सेपरेबल है सर, कर लेते हैं सेपरेट, नहीं, पहले मैं प्रोसेस पे चलूंगा जो कि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। सीकेंड स्क्वायर x इंटू 10y dx, सीकेंड स्क्वायर y 10x, ठीक है, dy को मैंने यहीं रखा और dx वाली वैल्यू को वहां ले गए। अब ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये सेपरेट होगा। अब dy बाई dx तो एक साथ कर दो, एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिखूंगा,
सभी को वैसे तो पता चल गया होगा, बट मैं जानबूझ के लिखूंगा 10y और अपॉन सीकेंड स्क्वायर y इंटू 10x। ये फॉर्म आप पहले लिख लो, आ गया। अब आप सोचिए कि कौन सी फॉर्म है। तो हमारे पास जो फॉर्म्स है वो तीन है। पहली है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी होमोजीनियस और तीसरी है लीनियर। अभी पढ़ानी है तो अभी तो वेरिएबल सेपरेबल पर बात करें तो फिलहाल उसी पर आते हैं। तो dy के साथ देखो सीकेंड स्क्वायर y जा सकता है और ये 10y जा सकता है, यानी सेपरेट हो रहे हैं वेरिएबल, तो सेपरेट कर देते हैं। सीकेंड स्क्वायर y अपॉन 10y dy माइनस सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 10x dx, टेकिंग इंटीग्रेशन। अब ध्यान दो बेटा, तो f डैश x ओवर एफ एक्स है, 10y का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, f डैश x ओवर एफ एक्स बन रहा है। अगर f डैश x ओवर एफ एक्स बन रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log एफ एक्स, यानी log mod 10y या सिंपल log ब्रैकेट 10y लिख दिया। फिर रीजनिंग लिख देनी है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स इज log एफ एक्स। राइट साइड पर भी आओ, माइनस log 10x। अब जो स्टेप मैं समझाना चाहता था वो यहां पर है। जब आप ये देखो कि सारी वैल्यूज लॉग में है, मतलब हर एक टर्म लॉग में आ रही है, तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को भी लॉग में लेना है। ऐसा तब करना है जब हर एक वैल्यू लॉग से रिलेटेड हो, ठीक है। तो क्या करना है, अपना आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लॉग में लेना है, ये जरूर करना है आपको, ठीक है, तभी आंसर्स मैच करेंगे। अब लॉग एज इट इज, अब हमें ये लॉग हटाना पड़ता है, log 10y log a माइनस log b, तो इसको क्या लिख सकते हो log c अपॉन 10x, करेक्ट। अब दोनों तरफ log है इसलिए और उनके कोफिशिएंट है, तो log क्या हो गए, हट गए। अब कोई ये मत कर देना कि और ये काट दिया, अगर log और log इक्वल हैं तो उनके कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई कोई पेपर बहुत एक्सप्लेन कर देता है ना, कट करके दिखाऊंगा टीचर को, खुश होगा, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री में और लॉगरिथमिक में ऐसे कभी नहीं करते कि मल्टीप्लाई है कि काट दिया जी दोनों तरफ, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है कि हद से ज्यादा एक्सप्लेन मत कर दो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए और खुशी में अंडे देने लग जाए। c इज इक्वल टू 10x इंटू 10y, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों। तो लॉग कब लेना है, जब हर एक टर्म लॉग में आ जाए तो आपको लॉग लेना है, ओके ठीक। तो अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा एग्जांपल नंबर 14। अगर एक्सपोनेंशियल आए तो भी, हाँ एक्सपोनेंशियल अगर आए तो c को एक्सपोनेंशियल में लेने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ लॉग के लिए कंडीशन है, क्योंकि तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, एक्सपोनेंशियल नहीं, ठीक है। क्योंकि प्लस सी स्क्वायर का कोई बेनिफिट नहीं है, अगर आप लिखेंगे भी तो एक्सपोनेंशियल में क्या लिखेंगे, प्लस सी स्क्वायर कभी कंबाइंड ही नहीं हो पाएगा किसी के साथ, तो वहां प्लस सी ही लिखना है। ऐसा लॉग के केस में ही है, जब सब लॉग में आए तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को लॉग में लेना है, ओके। अब बताओ कोई समस्या, 8 सेकंड है तुम लोगों के पास, फटाफट समझो, जो भी दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं पूछो। कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर। वैसे बहुत आसान चैप्टर है ये, लेकिन ध्यान से कि आसान के चक्कर में पढ़े ही ना कि मैं तो इंटीग्रेशन चैंपियन हूं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, ये तो मैं कर ही डालूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अटक जाते हैं सब। जैसे मैंने डिग्री और ऑर्डर का पूछा, पूरी क्लास का गलत था। सर थोड़ा गलत बोल दिया। बस अच्छा नहीं, एक का सही था भाई, हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई।
तूने इस बार बाजी मार दी। एग्जाम्पल नंबर 14। ऐसे क्वेश्चन बेटे बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन आ सकते हैं 0.0001%। ठीक है, कर लेते हैं। कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। बैंक में प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। कह रहा बताओ कितने सालों में 1000 रुपए डबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बदल क्या रहा है, प्रिंसिपल। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। प्रिंसिपल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो है भाई, तभी तो उसने पूछा कि बताओ कितने सालों में 1000 डबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हमने ले लिया P और इंडिपेंडेंट वेरिएबल T, टाइम T हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेट क्या है, 5% पर ईयर, यानी 5% ऑफ P। प्रिंसिपल का ही तो 5% बदल रहा है ना। दिस इंप्लाइज dp by dt इज इक्वल टू 5/100 इंटू P, ये आ गया 20। दिस इंप्लाइज dp by dt इज इक्वल टू 1/20 इंटू P। अब क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 1/p dp 1/20 dt। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 1/p का इंटीग्रेशन log p, 1/20 एज इट इज, 1 का t प्लस c। करेक्ट, समझ गए। अब कह रहा है हमने 1000 रुपए डाले, पहली बात, प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, यानी P 1000, तो टाइम उस वक्त क्या था, 0। टाइम कितना था, 0। हमसे पूछा गया भैया कितने सालों में डबल हो जाएगा, तो देखते हैं अभी, पहले C निकालते हैं। ये हमें खुद सोचना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब ये आ गया अपने पास log 1000 इज इक्वल टू T हो गया बेटे 1/20 इंटू 0 प्लस C। log 1000 0 plus C, what is the value of C? It is log 1000। ठीक है, ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो पुट C इन इक्वेशन नंबर 1, अपने पास आ गया log P इज इक्वल टू 1/20T प्लस log 1000। अब आपको T को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन और चेंज करते हैं। ये हो गया अपने पास log P, ठीक, और यह एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। इसने बोला कि प्रिंसिपल कितने सालों में डबल हो जाएगा, तो P की वैल्यू 2000 अगर होगी तो टाइम कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, log 2000 1/20T प्लस log 1000, इसको शिफ्ट कर दिया हमने, log 2000 माइनस log 1000 1/20T, log A माइनस log B, यानी log 2000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/20T। कैंसिल आउट बच्चों, तो T कितना आ गया, T इज इक्वल टू 20 log 2 ईयर। तो कितने सालों में ये पैसा डबल हो जाएगा, 20 log 2 ईयर्स में। ठीक है, 20 साल से कुछ। ये दे रखा है बेटे इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ, तो 1000 का डबल कितना होगा, 2000। तो कह रहा है कितने सालों में जो 1000 रुपए हमने लगाए थे वो 2000 हो जाएंगे। तो जब पहले हमने 1000 लगाया तो टाइम क्या हुआ, 0 इनिशियली जब पुट किया, तो T को 0 रख करके हमने अपना C निकाल लिया। दूसरे केस में कह रहा है बताओ कितने समय में ये हो जाएगा, तो P 2000 रखा और T की वैल्यू निकाल ली। बताओ समझ में आया सबको।
हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम इंडिपेंडेंट है बेटा, क्योंकि टाइम बदल रहा है और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल बदल रहा है। ठीक है, समझ गए? देखो फिर से समझ लो, ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 5% के रेट से हर साल बदलता है। तो कह रहा है बताओ 1000 रुपए कितने सालों में बदलेंगे। तो प्रिंसिपल का चेंज रेट क्या है? 5% ऑफ पी, यही है ना चेंज रेट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लिखा डीपी बाई डी इज इक्वल टू 5% ऑफ पी। करेक्ट। अब 5% ऑफ पी हम निकाल लेंगे, पी अपना वेरिएबल है। अब आप लगाओ कि भाई क्या एक्सप्रेशन है पी और टी के बीच में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म लगा दी, भाई 1/p dt 1/20 dt इंटीग्रेशन, नाउ सॉल्व। यहाँ तक आ गए, ये रिलेशनशिप आया बेटा। अब इस रिलेशनशिप में जब तक सी नहीं पता होगा, अब सी के लिए क्या करें? 1000 रुपए आपने डाले तो उस वक्त टाइम कितना लेना होगा? 0। तो आपने p 1000 डाला, t 0, इनिशियली आपने डिपॉजिट किया है, उस वक्त तो टाइम 0 ही होगा ना, जिस दिन बैंक में डालोगे उस डेट को टाइम क्या होगा? 0। तो t 0 p 1000 पुट किया और आपने c की वैल्यू निकाल ली। फिर इस c की वैल्यू को दोबारा से एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। अब एक ये प्रॉपर फंक्शन आपके पास आ चुका है p और t की फॉर्म में। अब कह रहा है कितने सालों में, वो पता नहीं है। प्रिंसिपल डबल यानी 1000 का 2000, p 2000 डाला और t की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। वैसे यहाँ तो गलत है क्योंकि ये log e है, बेस e है, 0.4343 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उतने डिटेल में नहीं जाना है, लॉग में ही छोड़ देना है। ठीक है, और बताइए बेटा। dt बाई dp नहीं हो सकता क्योंकि p डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में p बदल रहा है। ठीक है ना, 5%। ओके, और बताओ कोई डाउट? ठीक है, तो तुम लोगों का होमवर्क है 9.1 तो खत्म हो चुकी है, 9.2, 9.3 कट कर देनी है, 9.4 पूरी आपको कंप्लीट करनी है। और आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक ट्राई मत करना क्योंकि बहुत कम चांस है, पहले इनको छोड़ देना। 18 तक जरूर क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने सारे 9.4 के, यही आपका होमवर्क है। और किसी को कोई दिक्कत? सर क्या एक बार दोबारा बताओ सर, कौन कौन सी एक्सरसाइज है? बेटा 9.1 एक्सरसाइज हो चुकी है वैसे तो, 9.2 पूरी करनी है आपको और 9.4 पूरी करनी है। 9.3 सिलेबस में से इस साल डिलीटेड है। ठीक है, 9.2 9.4। ओके, तो क्लास एंड करूं? सर ये अगली क्लास तक देना है सारा? हाँ ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना सभी। बाय बाय सर। बाय बेटा।